सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से वाक्य का अध्ययन करेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य जो है उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। जैसे पहला है खाऊंगा खाना मैं, दूसरा बज सितार रहा है, तीसरा खाना है माँ बनाती, चौथा है रीता स्वेटर है बुनती। तो इनमें शब्द सार्थक तो हैं परंतु सही क्रम में नहीं है, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। जब इन शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से जब रखा जाएगा तो वाक्य जो है वो सार्थक होंगे। जो इस प्रकार, जैसे पहला मैं खाना खाऊंगा, फिर दूसरा सितार बज रहा है, ऐसे ही तीसरा बनेगा वाक्य माँ खाना बनाती है, और चौथा रीता स्वेटर बुनती है। इन सभी वाक्यों में उन्हीं शब्दों को सही क्रम अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार रखा गया है, इसलिए ये सभी वाक्य हैं। इसकी परिभाषा, सार्थक शब्दों का वह समूह जिनका प्रयोग व्याकरण के अनुसार किया गया हो तथा जो हमारे मन के भावों व विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के गुणों को समझेंगे। पहला, किसी भी वाक्य में कर्ता एवं क्रिया का होना जरूरी है। कर्ता जो किसी कार्य को करता हो, ठीक है, और क्रिया जिस कार्य को किया जा रहा हो। फिर दूसरा, वाक्य की रचना पदों के सार्थक योग से होती है, मतलब वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद या पदों से वाक्य। फिर तीसरा, वाक्य के सभी पद व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, अव्यवस्थित क्रम से नहीं तो वो उस वाक्य का अर्थ सही या सुनियोजित नहीं होगा। फिर चौथा, वाक्य में पूरा भाव प्रकट करने की क्षमता हो। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। फिर विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अब हम उद्देश्य और विधेय के कुछ उदाहरण देखेंगे और इन्हें समझेंगे। पहला, लड़की, उद्देश्य के नीचे लड़की और विधेय के खेलती है। तो दूसरा, एक लड़की खेलती है। तीसरा, सार्थक क्रिकेट खेलता है। चौथा, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके विषय में कहा जा रहा है कि यह वह कार्य करता तो ये वही क्या है, इसका उद्देश्य है कि कौन खेलता है, एक लड़की, अखबार कौन पढ़ रहे हैं, दादाजी, खेलती कौन है, यहाँ लड़की, क्रिकेट खेलता कौन है, सार्थक। तो यहाँ पे जिसके विषय में कहा जाए प्रमुख रूप से ये प्रकार से करता तो वही क्या होगा, इसका उद्देश्य। और विधेय, उसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय। तो हमने इन उदाहरणों के माध्यम से इसे समझा। अब हम लोग वाक्य के प्रकार को देखेंगे। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, पहला रचना के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं। पहला सरल वाक्य, एक विधेय एवं एक मुख्य क्रिया वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा, मोर जंगल में नाच रहा था। तीसरा, पानी बरस रहा था। चौथा, खाना खाते ही बच्चा
सो गया। ये सभी साधारण या सरल वाक्य सरल वाक्य उदाहरण थे। दूसरा, अब हम लोग संयुक्त वाक्य देखेंगे। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण अव्यय से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कह सकते हैं कि ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं ये दोनों जो है स्वतंत्र होते हैं इसमें वाक्य, लेकिन उनको जो है कोई एक ऐसा शब्द होता है जो उन दोनों वाक्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अब इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला, प्रवीण तो पहुंच गया था लेकिन हिमांशु नहीं आया था। यहाँ एक उपवाक्य है प्रवीण तो पहुंच गया था और दूसरा है हिमांशु नहीं आया था, और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है लेकिन शब्द। फिर दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। संजना सुबह उठती है और टहलने जाती है। तो पहला उपवाक्य संजना सुबह उठती है और दूसरा उपवाक्य टहलने जाती है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो वो शब्द है वह है और। तीसरा, वह बहुत बीमार है इसलिए अच्छी दवा दीजिए। तो पहला उपवाक्य वह बहुत बीमार है और दूसरा अच्छी दवा दीजिए, और इसलिए जो शब्द है यह इन दोनों को जोड़ता है। फिर चौथा है सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। इसी प्रकार यहाँ पर और शब्द जो है इन दोनों को जोड़ रहा है उपवाक्यों को। ठीक है, तो ऐसे संयुक्त वाक्यों का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष सभी आश्रित उपवाक्य हों एवं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। हमने देखा था कि जो संयुक्त वाक्य थे, संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य थे वह दोनों अपने आप में स्वतंत्र थे और उनको कोई एक जोड़ रहा था, लेकिन मिश्र वाक्य में जो एक उपवाक्य होगा वो प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार, जैसे श्रुति आज नहीं आएगी क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर दूसरा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ दिनेश रहता है। पिताजी ने कहा कि वे नैनीताल जाएंगे। तो यहाँ पर एक उपवाक्य जो है प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से क्रिया करने या होने से सामान्य कथन का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। सुचित्रा कविता लिखती है, दिवाकर हॉकी खेलता है, वह दौड़ता है, आज रविवार है। फिर दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। क्या कर रहे हो, मंजीत कहाँ जा रहा था, बच्चे को किसने पीटा, अल्मोड़ा का मौसम कैसा है। ठीक है, अब तीसरा वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। क्रिया कार्य के न होने का भाव प्रकट करने वाला वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे आज धूप नहीं होगी, प्रभात गीत नहीं गाएगा। तीसरा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चौथा, वह दूध नहीं पिएगा। यहाँ क्रिया जो है पीने, गाने एवं नहीं करने या नहीं खाने का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, यह निषेधवाचक वाक्य थे। अब हम लोग चौथा देखेंगे, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण इस प्रकार है। यदि धूप होगी तो कपड़े सूख जाएंगे, यदि वह आएगा तो नाश्ता जरूर करेगा, आप चलते तो मैं भी चलता, यदि मौसम साफ रहा तो हम घूमने चलेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है यह जो है संकेत है। जैसे कि
यदि धूप होगी तो कपड़े सूख जाएंगे, धूप निकलने से कपड़े सूखने का क्या है, ये संकेत है। ऐसे ही इन उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। फिर पांचवा जो है वो आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण इस प्रकार है, एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पर पानी लाने का आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा। ऐसे ही गमला बाहर रख दो, अपना कार्य पूरा करो, बड़ों को सम्मान दो, ये कुछ आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण थे। फिर छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना का भाव प्रकट करने वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इस प्रकार है, शायद आज पानी बरसे, संभवतः आज धूप होगी, शायद वह स्वस्थ हो जाए, हो सकता है वह बीमार हो। तो इन सभी में जो है संभावना या संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य उदाहरण होंगे। जो सातवां है इच्छावाचक वाक्य। आज्ञा, कामना, इच्छा तथा आशीर्वाद प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पे इच्छा प्रकट की गई है ना, कामना की गई है कि भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे ही दूसरे में तुम्हारी यात्रा सुखद हो। फिर तीसरा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। चौथा, हमेशा खुश रहो। तो ये इच्छावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण थे। आठवां और अंतिम, विस्मयादि बोधक वाक्य। हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट करने वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वाह, कितनी सुंदर वर्षा है। छी छी, कितनी बदबू है। अरे, इतनी चोट लग गई। आहा, कितना स्वादिष्ट है। कभी हम इन चिन्हों से भी समझ सकते हैं कि यह वाक्य का किस वाक्य का ये भेद है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आपको यह समझ में आया होगा। अब कुछ स्मरणीय तथ्य इस पाठ से संबंधित। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह के को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक एवं विस्मयादिवाचक। तो इस प्रकार हमने आज वाक्य के विषय में अध्ययन किया। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास हैं जो आप लोगों को गृह कार्य के रूप में करने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे गृह कार्य के रूप में करेंगे।